मैं श्री मूलचंद शर्मा जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ अपने हल्के की भी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, मेरा हांसी शहर लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला शहर है। इसमें 50 बेड का हॉस्पिटल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको 100 बेड का अस्पताल बनाया जाए। स्पीकर सर, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली दफा गए थे, आचार संहिता लगी हुई थी, वो जिला अनाउंस करके आए थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हम हांसी को जिला बनाएंगे। मैं केवल याद दिलवाने से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलवाना चाहता हूं कि वो हांसी को जिला अनाउंस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो ये चर्चा कल से चली हुई है, इसके लिए जितने माननीय सदस्यों का नाम सूची में आया सभी सदस्य बोल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी इससे पहले कि वो इसके ऊपर जवाब दें, उससे पहले श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो अपनी बात रखेंगे। पर मेरा निवेदन कि अगर कोई भी माननीय सदस्य जो अपनी बात कहने से अभी रह गया हो, वो भी कृपया अपना हाथ रेज कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखेंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री वो आज इसका जवाब जो है वो देंगे। अगर कोई भी सदस्य है तो वो कृपया हाथ उठा सकता है। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दरअसल तो मैं, क्योंकि नए विधायक थे बहुत सारे साथी, उनको बोलने का मौका दे रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई बनी है, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यहाँ चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या भाई, आप अपनी उपलब्धि बताओ। ये नरवाने वाले डॉक्टर हो गए। एक डॉक्टर था नरवाने में, वो ना उसके पास कोई दांत का, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज दवाई, बैठ गया कुर्सी लेके, लिख दिया कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज, कुछ भी नहीं, बैठ के आ गया। 2 शीशी रख रहा, उस शीशी में मिर्च का पानी डाल दिया, बैठा वो दांत के दर्द में, उसकी वो शीशी मिर्चों का पानी जो है उसकी आंख में डाल दिया। तो बोला आंख, बोला दांत, बोला छोड़ दांत के, मेरी आंख बचा। ये तो ये करते ध्यान करते, अपने काम बताओ भाई, बड़ी खुशी होती। और कोई बात नहीं, कहेंगे क्या जो खड़ा होगा, या तो ये ट्रेनिंग दे रखी है या ऐसी इन्होंने पाठ पढ़ा रखा है, तो जिसका कोई मतलब नहीं। 10 साल पहले की बात पर कहेगा कि जी उस सरकार खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची। ये एक पुरानी कहावत है, क्या नाम, उल्टा चोर दरोगा को डांटे, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। मैं किसी को चोर नहीं बता रहा, मैं कहावत की बात बता रहा हूं। लेकिन उस कहावत का मतलब ये है, जिसकी खुद की कमी हो ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते। ये देखो इनका, मैं दिखाता हूं, इनके समय की जो बात कर रहे हैं, ये सारी सब ये एक खबर। हरियाणा में करोड़ों रुपए लेकर नौकरियां का सौदा है जी, करोड़ों रुपए लेकर लगे HCS, स्टाफ नर्स, BLD, ANM। ये लिखो 20 लाख लीजिए, है जी। ये मैंने तो लिखे ना, इनके लिखा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साक्षात प्रक्रिया कटघरे में हाईकोर्ट ने दिया, ये हाईकोर्ट का है। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस, हरियाणा भर्ती परीक्षा पर लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील। ये लो, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, 12 लाख तक आंसर का सौदा, परीक्षा रद्द। ये देखो, मतलब खर्चा SPS के दफ्तर पकड़े। ये तो मैं कितनी को दिखा सकता हूँ, हर चीज दिखाना नहीं चाहता मैं। ये देखो क्या है, 4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है,
खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का, और खर्चा करोड़ों रुपए एसपीएस के दफ्तर में पकड़े गए, एसएस कमीशन के उसके पकड़ा गए, और आपको बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का देखो, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं माहौल ये बनाने की कोशिश करी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की डेफिनेशन समझ में आई, और कोई बात नहीं। कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं मैं हटाऊंगा। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का और मेरे दादा को काला पानी की सजा का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, 4 पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में हैं, और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आज में 10 करते, उनमें से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 सदनों के सदस्य रहे, और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया, धरती से लगे जुड़ा हुआ हूँ। MP MLA भी, सांसद भी रहा, सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार विपक्षा नेता भी रहा। अब ये तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा, अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक की बात कहूंगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। तीसरा बात क्या कहेंगे, ये इलाकावाद की बात कहेंगे, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इलाकावाद मेरे समय में, अध्यक्ष महोदय, क्या मैं बताता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, ठीक। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पार्क बना यमुनानगर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में, और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है उसमें, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली, हरियाणा में गवर्नमेंट उसमें शायद देश में पहली हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज। देश आज़ाद होने के बाद और देश आज़ादी से पहले केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ही था, और कोई नहीं सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है जी। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहाँ IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने गिना सकता हूँ, कितनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आई है। क्योंकि जब मैं पहली दफा मेरे को सेवा का मौका मिला, 2 चीज देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा, नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव, दिल्ली से रोज बच्चे जाते गुड़गांव और रात को वापस आते। मैंने उनसे पूछा तो तुम हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगाते? बोले जी पूरी शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का हब बनाने का काम किया, मैं आगे चल रहा हूँ। इस प्रकार से राजीव गांधी रोहतक में IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और आपके झज्जर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये एक इलाके में जाएंगे कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर एक इलाके में, पूरे देश के वहां मरीज जाते हैं। फिर आप आ जाओ जींद में, चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज सेंटर करवाया वहाँ, जो ये आज तक पूरा नहीं कर सके। और आप आओ सिरसा में स्तर पे लेके आए, और फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जो एक बहुत बड़ा वो होगा और उसमें हमारा शेयर होगा उसमें। हाँ जी, आप आ जाओ फिर हिसार में लाला लाजपत राय नाम के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, पूरे देश की सबसे पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री से रखवाई, जो वहां की वहां पड़ी है।
इलाकावाद की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया, जहाँ लॉ कॉलेज, सब कुछ बनने वाला है, अब ना बनाएंगे तो सब सैंक्शन है। फिर मेवात में और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, मेवात में ये हसन खान मेडिकल कॉलेज नू में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, और महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अब इसी प्रकार देखो फिर क्या होता है, विकास की चीज का नाम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ, 3 चीज होंगे उसका होगा। ये तो मैंने एजुकेशन का बताया, हेल्थ का बताया, मैं इतने मेडिकल कॉलेज खोले 2005 से पहले, और हरियाणा बनने से पहले इसमें केवल 1 मेडिकल कॉलेज था रोहतक, 1966 से पहले का था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने पंडित भगवदयाल के नाम से। अब दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, अब 10 साल से तो ये है, जिस वास्ते मैं कहता कर दे, 1 मेट्रो का पोल लगाया हो, बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। 1 हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, 1 सैंक्शन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हाईवे की आज ये बात कर रहे थे, यहाँ से हम जा रहा है, ये से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, 90% मेरे टाइम के ज्यादा शुरू हुए या सैंक्शन हुए, 90%। थर्मल प्लांट लगाए, अब कहते बिजली 24 घंटे दे रहे हम, लाओ रिकॉर्ड में दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। बिजली के जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए, एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सरप्लस छोड़ के गए थे, बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका, IMT एक रोहतक में बनाई, एक नूह में, एक खरखौदा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर, और एक नूह में बनी ना, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था, कर्जा कुल 60,300 करोड़ था। 18-19 में ये हो गया 1,80,000, बहुत बढ़ गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 मेगा यूनिट, और आज 2018-19 में ये हो गई घटकर 1,083, 2620% वो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की, और ये छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया। हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था। आज मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन ये तो मतलब गड्ढे मुड़े 10 साल पहले की बातें उठाते हैं अपनी। ये तो कहो तुमने 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या हुआ था तुमने 10 साल में। कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक पंडित जी जो आप बोलो, प्लीज मैं आई डोंट वांट इंटरप्रिटेशन, आई एम ऑन माय लाइक। आपकी बारी हो, आप बोले ना, खड़े हो गए। देखिए हुड्डा जी, 1 मिनट, मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और जब सब ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने। विश्लेषण लोगों ने करना होता है, पर हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता। फिर यहाँ चर्चा चली, सब DAP की चर्चा चली। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था, मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं, 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था DAP स्टॉक। आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन के बाद कौन DAP पूछेगा, क्या जरूरत रहेगी किसान की? फिर ये कहते हैं
कि हमने 24 फसल पे MSP दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे कौन सी हो हरियाणा में, ये गिना दो मेरे को 24 ये फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ, मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, हैं? बाल समझ में भाव आदमपुर हल्के में, मैं बाल समझ क्या भाव मिल रहा है मूंग की क्या भाव बिकी है, ईमानदार से बता दो। हैं? खरीदी नहीं, MSP कह रहे हैं 24 फसल की। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपए धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूं, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान, आप भी बुला लो मैं भी बुला लूंगा, पूछ लेंगे हाथ खड़ा करके क्या MSP मिली उनको, कट मारा जा रहा है, MSP से सस्ती बेची जा रही है जी। फिर ये स्पोर्ट्स की बात कह रहे हैं, भाई स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे को गर्व है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का जो गूंगा और बहरा है, 8 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने देने अब तक नहीं दिए उसको, जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया, कई बार लेके आया, 8 करोड़ नहीं दिए उसके। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं नौकरी की बात कह रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में ये हमने इतने लगा दिए और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी। भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26,000 नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9 हज़ार तो डी से सी में आ गए, वो कहाँ लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी, बेचारों हाईली क्वालिफाइड को, जो सी के लिए क्वालिफाइड था, वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ, जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ, सबको कह जाओ जितने जेबीटी पास सारे लगाए इकट्ठे 50,000, अब 50,000 टीचर्स की जगह खाली है आपके यहाँ। मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि अब आप तो अभी आए हो, कोई बात होगी तो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बोलूंगा, लेकिन आज की स्थिति बता रहा हूं, जो आप कह रहे थे ना 10 साल पुरानी पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। अब बोलो, आज ये परिस्थिति है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम कह रहा था मेरे अस्पताल वहां नहीं, अस्पताल बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं। कोई कह रहा मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहते हम नहीं तुमने लगा दिए कौशल रोजगार निगम में। अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? पक्के लगाओ। अगर इतनी आपने नौकरियां दे रखी हैं तो 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली हैं हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का आप जवाब दो। फिर कहते हैं भाई हमने एक सवाल आया कि भाई 70% PPL हो गए, 75 लाख 2 साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा ना, गंभीर मामला है। क्यों हो गए भैया? एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि 1 लाख एक भाई बीच में नहीं बैठे, एक मेरे बाद आप जवाब देना। हुड्डा साहब के बोलने के बाद आप रख लेना भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट में 20,000 रुपए पहले गरीबी रेखा का पैमाना था 1,20,000। 1 मिनट, 1 सेकंड में जरूरी है। देखो, ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, ये कोई दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा, कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितना ताने मारे। एक सेकंड, कितने आपके 1 सेकंड, गरीबों की सेवा। 1 मिनट मुझे बात तो करने दो डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट हुड्डा साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, केवल एक मिनट में आप अपनी बात, आप केवल 1 मिनट में। मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं बनाई, केवल मैंने 1 मिनट के लिए हरियाणा सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों की सेवा दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्या पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्लीज अध्यक्ष महोदय, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब बताया था ना, डॉक्टर साहब प्लीज अगेन मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बाद में, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्लीज तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो कल एक डॉक्टर साहब प्लीज छोड़ो प्लीज।
वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे, कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो नहीं बढ़ाओगे तो और घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। उसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं 2,40,000 होना चाहिए आज तक 10 साल में। 10 साल में फिर अध्यक्ष महोदय यहाँ चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आपको नहीं कह रहा, आप चैनल का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुदी अटवा दी और दादू बुंदलवी। अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये पहली सरकार है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस समय तत्कालीन सरकार का लेटर वो अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम की जो नेशनल हाईवे बना है सैंक्शन हुआ टाइम में, मेरठ से यार ये बिहारी जो चक्रा करते भिवानी रोड अब बनी है, वहां से जाके राजस्थान में जाता है, बीच में जाना जो जवाब दे चीज ये अच्छा तू बोल। बेदी जी बहुत सारी चीजों की जानकारी सबको है, लोगों को भी जानकारी है। रिएक्ट ज्यादा ना करें और इधर भी रिएक्ट ना करें, मंत्री जी बीच अध्यक्ष जी सारी चीजों की जानकारी सब ठीक है, गलत ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, पर बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी बोलेंगे फिर इधर से रिएक्शन होगा। ठीक है, आप बैठिए, आप भी बैठिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए प्लीज, इतना रिएक्ट मत कीजिए प्लीज बैठिए आप, ठीक है भाई। मुख्यमंत्री जी अगर आप बोलोगे तो बोलने देंगे क्या आपको? ये कोई तरीका है? चलिए अध्यक्ष जी मंत्री जी आपने अपनी बात रख ली, आप अध्यक्ष जी आराम से बैठिए, आप भी बैठिए आराम। अध्यक्ष जी आप भी बैठिए, अध्यक्ष जी फिर वही बात हो जाएगी। अभी आप अभी इधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर करेंगे, कोई बात। अध्यक्ष जी इतना ओवर रिएक्ट ना करें। अध्यक्ष जी अगर जानकारी कोई भाई बात कहना अच्छी नहीं है, कहे 1 पैसा नहीं दिया किसानों को, अरे कंपनसेशन एनहांस हुआ है और फिर जब गवर्नमेंट ने फैसला किया ये लिखा है इतना पैसा दे दो वापस, जो कंपनसेशन लिया अपनी जमीन ले लो, क्यों दे दिया फिर पैसे? फिर कंपनसेशन दिया तो ये क्यों लिखा? निकलवाओ नोटिफिकेशन। ऐसे गलत बात कहने का क्या फायदा? अच्छा चलो, जो मैं कह रहा था नेशनल हाईवे का आपने लिखा हुआ है मेरे पास दोनों पत्र हैं जो हरियाणा सरकार ने लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। पहली सरकार है पूरे देश में जिसने लिखा कि हमारे में जा रहा है, और वो गडकरी जी ने जवाब दिया, वो भी लेटर है मेरे पास कि 1,000 करोड़ दे दो हम छोड़ देंगे। फिर कहां से देंगे? वो बन गया रोड, बाद में बन गया, अच्छी बात है, और जितने बकाया रोड बने अच्छे, मैं एप्रिशिएशन करता हूँ। इसी प्रकार से ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जहां लॉजिस्टिक हब बावल में 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, इन्होंने क्योंकि वहां के कमिश्नर ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसान का कि 1 करोड़ रुपया एकड़ हम कंपनसेशन देंगे, इन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। तो आपकी बात नहीं है पहले के मुताबिक, जो आप 10 साल पहले की बात करें, फिर आपकी तो इतनी बात है, आपके अध्यक्ष जी जो बात कही वो यही कहे। अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं जाता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा परिवार नहीं है। और यहां तो जिला परिषद तक अपने परिवार को भेजते हैं लोग, जिला परिषद
जिला परिषद में परिवार चले वो परिवार ठीक और कोई दूसरा परिवार चले तो वो ठीक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता था चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं करता। और दूसरा ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं, ये सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे दे, नाम दे दे जो एक्वायर की हो मेरे टाइम में और बिल्डर्स को अलॉट करी हो। कंपनसेशन, ये जो केएमपी बन रही जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है, कंप्लीट किसके समय में हुई वो अलग बात है। केएमपी की एक्वायरमेंट, ट्री कटिंग सब हमारे समय में थी। उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है जो तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, उसने लिखा था ये सेंट्रल कॉमन प्रोजेक्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है उसमें अच्छे से कि 2 लाख रुपए एकड़ हम एक्वायर करके देंगे आपको केएमपी की। मेरे को मौका मिल गया सेवा करने का, मैंने उसी टाइम लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम नहीं देंगे, फ्लोर रेट देंगे। देश में सबसे पहले एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश ने अडॉप्ट की, कौन लेके आया था? एनवीटी जो 33-33 साल की थी, आज तक नहीं थी, 10 साल हो गए। एक्वायर कब की थी? एनवीटी देनी थी उनको, एनवीटी नहीं दी जा रही, चाहे एमपी की हो चाहे उसकी हो। भाई पहले अपना देख लो, आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप हमारा सहयोग मांगो हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए, मैं तैयार हूं, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी लगे तो हम इस बात मंजूर नहीं है। अब इतना कमजोर नहीं है। देखो अध्यक्ष महोदय, बार बार ये कहा गया इतना भारी बहुमत हम ले आए। भाई कितनी वोट आई आपकी? 39.8% आगे होंगी आपकी, 39.4% हमारी भी है। 4 या 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई है, मैं जिन नगरों में एक ही लाइन में करता हूं, भाई देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर।
रबड़ प्लांट ठीक है, पवार साहब आ गया विषय लागत से हमारे समय में लगा है। पवार साहब विषय आ गया। ठीक है, अब वो जिक्र आया था, आपने जवाब दे दिया, बस बात खत्म हो गई। जी राव साहब बहुत कभी बोलते हैं, इसलिए राव साहब 1 मिनट जरूर बोल लें। सुनो, गुमराह कर रहे हो आप हरियाणा को। 1 सेकंड। जी हुड्डा साहब इतने सीनियर 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तंत्र कौन सा वो पूछ तो लो। लोकसभा में कुछ चीजें समझने की लोकसभा में 5 सीटें जीती जब तंत्र ठीक था। 5 सीट जीत के भाई मौज होगी। अब प्लानिंग कर ली और वो जो किलकारी गैंग छोड़ दिया, भाई कांग्रेस आई, कुछ नहीं था। अब ये तंत्र पूछ तो लो, इतने सीनियर लीडर तंत्र कौन था वो। चलिए, माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। मेरा निवेदन सभी माननीय सदस्यों से कि जब सदन के नेता अपनी बात रखें तो कृपया सभी ध्यान से सुने और बेवजह कोई इंटरप्शन ना हो, ऐसा मेरा विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। यह हमारी नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सदन के माध्यम से हरियाणा परिवार के मेरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं। उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार हमें हरियाणा की सेवा करने का नॉन स्टॉप मौका दिया और हमारे ऊपर विश्वास जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत साधारण जीत नहीं है। यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नियत और नेतृत्व पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत केवल हमारी सरकार की नहीं है, यह जीत हमारे अंत्योदय के संकल्प की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने सभी नवनिर्वाचित साथियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा का यह सत्र अपने आप में ऐतिहासिक है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सदन में खड़े होने का मौका मिला है। आज से 10 साल पहले जब पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमें हरियाणा के लोगों की सेवावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची का सिस्टम और परिवारवाद का चलन मिला था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म किया है। हमने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है। हमें परिवार की जगह पूरे हरियाणा को अपना परिवार मान करके हमने गति से काम किया है। हमने पर्ची खर्ची की परंपरा को जड़ से खत्म करके योग्यता की पारदर्शी व्यवस्था हमने खड़ी की है। मुझे खुशी है आज आपके बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में सरकार और सरकार के कामों पर कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की बातें की गई। मैं उन विषयों पर एक एक करके चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने, हुड्डा साहब भी प्रेस के अंदर बोले, अरोड़ा साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा कि वायदे पूरे नहीं किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम तो 8 अक्टूबर 2024 से ही अपने वायदे पूरे करने में
लग गए हैं। हमने 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख से 50 लाख किया है। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से 4 लाख हमने किया है। 14 अक्टूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी हमने 750 रुपये और आशा वर्कर के मानदेय में भी 400 रुपये की बढ़ोतरी हमने की है। 17 अक्टूबर को हमारे शपथ ग्रहण के पहले, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे युवाओं के 12 मार्च को जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। और एक भर्ती रोको गैंग, मुझे कहते हुए ये कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि एक बड़े नेता दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर, यहां से कोई फोन जाता है कि रिजल्ट निकल रहे हैं, चुनाव चालू हो गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लगाएं, और वहां एप्लीकेशन लगती है, युवाओं के हमारे रिजल्ट रुक जाते हैं, और रिजल्ट रुकते हैं, युवा मेरे पास आते हैं, वो कहने लगे कि हमारे रिजल्ट रुक गए हैं, आप इसको घोषणा कर दें। मैंने कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आचार संहिता लगी हुई है, हम नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कहा कि वहां एक भर्ती रोको गैंग और कुछ एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं पूरा बस्ता लेकर के कि ये भर्ती ना निकले। और मैंने, जब बच्चे मेरे पास आए, काफी संख्या के अंदर आए, तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी एक शब्द कहा कि मैं शपथ तब लूंगा, पहले 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये मुझे उनके बीच में ये बात कहनी पड़ी, परंतु जो लोग ये बात कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अभी भी आपके सामने 2 लाख नौकरियों की बात आई माननीय अध्यक्ष। अभी हमारे विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है, बनेंगे, अभी ऊपर से लेटर आएगा तब विपक्ष के नेता बनेंगे। उन्होंने एक बात कही है, सर ऐसा नहीं, अजीब जिक्र करते हो। बोला कड़ा प्रसाद बनाया, बोला सानू की थोड़े वास्ते बना, तुहानू की भाई बनेगा ना बनेगा, तन्नू की कोई बात नहीं, आ जाएगा जी। जी मुख्यमंत्री जी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं कहूंगा अभी जल्दी आ जाए, क्योंकि है तो इंटरनल मामला है आपका, वो लेटर भी आ जाए। बीच में एक आध ऐसा आ जाए इस तरह का, वो तो अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा सब हंस लेते हैं। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी प्लीज आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 26,000 पदों की घोषणा जब 17 अक्टूबर को हमने अपने शपथ ग्रहण से पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, हमने रिजल्ट निकाला। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले ही दिन जाकर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे किडनी से ग्रसित पेशेंट थे, ऐसे पेशेंट जिनको हर हफ्ते में 2 बार भी और महीने में 6 बार 7 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2200 से लेकर के 2500 रुपए का खर्चा आता था। और हमने ये संकल्प किया कि ऐसे पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमने हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसको फ्री किया है, ये हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर वायदा किया था। और हमने आदरणीय अध्यक्ष जी 29 अक्टूबर को अपने वायदे के अनुसार जो हरियाणा प्रदेश के, हमारे पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये योजना पूरे देश के अंदर भी लागू है, हरियाणा प्रदेश के हमारे 70 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस सुविधा का उनको इलाज देना भी हमने शुरू कर दिया है। जो हमारे माननीय सदस्य ये बोल रहे थे
कि कोई काम वायदा नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक संकल्प यह भी था कि हम परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी आदि की त्रुटियों को दूर करेंगे। हमने ये बात कही थी। इन्हें दूर करने के लिए हमने 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए। समाधान शिविरों के अंतर्गत सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सभी अधिकारी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के कार्यालयों में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करते हैं। अब तक शहरी निकायों में समाधान शिविरों में 4,624 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3,028 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया है। शेष शिकायतों का निपटान जल्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत विभाग ने समाधान शिविरों में 909 शिकायतें आई, 279 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया। शेष शिकायतों का भी समाधान जल्दी हो जाएगा, जो हमने समाधान शिविर लगाए हैं। आने वाले दिनों में माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत हमारी सरकार करेगी और जो वायदा हमने किया है, एक एक वायदा हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। मैं प्रदेश की जनता को, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, इस महान सदन के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा चुनाव संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है। इसमें शामिल हर संकल्प को हम हर हालत में पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने डीएपी की समस्या को लेकर के खूब बातें की, क्योंकि कल जब मैं पत्रकार भी मुझे मिल रहे थे तो पत्रकार भी यही बात कह रहे थे कि डीएपी ही विषय रहा सारा का सारा, और कोई ज्यादा विषय विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं था। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था। मेरे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल हमने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलाई है। जितनी भी मांग किसी भी किसान की होगी, उसे जरूर समय रहते पूरा करने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहूंगा कि 13 नवंबर जो पिछले वर्ष 13 नवंबर 2023 पिछले वर्ष प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई। हमारे विपक्षी साथियों को भी इसके बारे में मालूम होगा। इस वर्ष 13 नवंबर तक 1,77,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। 15,000 टन ज्यादा डीएपी हमने किसानों को अब तक दे दिया है। कल 15 नवंबर जिलों में 14,750 मीट्रिक टन डीएपी और प्राप्त हो जाएगा। आज कई रैक लगे हैं, उसकी जानकारी मैं अभी मेरे पास वो पूरा का पूरा इसका चार्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही है, लेकिन उसने इसको पूरा करने की कभी ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में मैं बताना चाहता हूं, जब अन्नदाता को खाद की कमी का सामना करना पड़ता था, इनके समय के अंदर मेरे पास अखबार की कटिंग भी है। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2005 से लेकर के 2014 जब तक हम नहीं आए, एक भी वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी न लेना पड़ा हो। लाठीचार्ज हुआ है। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास तथ्य हैं जी। मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। एक भी वर्ष ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी
जिस वर्ष के अंदर किसानों को लाइन में लग करके डीएपी खाद न मिलाओ। और मैं आप नहीं, हम उसकी व्यवस्था, मैंने कहा है कि हमारे पास कमी नहीं है, हमने कहा है कि कमी थानों में बंटवाओ, 10 साल पहले थानों में हुड्डा साहब मैंने कहा कमी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूं, किसानों के हिस्से की खाई खाद अब बेमौसम बांटी जा रही है। ये अखबार में लिखा है, तब के अखबार में लिखा है। और खाद लेने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है किसानों को, ये ट्रिब्यून में लिखा है उस टाइम में। हर वर्ष, एक भी वर्ष ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, जिस वर्ष के अंदर किसानों को डीएपी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा हो। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाठीचार्ज होते थे। हमारे यहां एक भी किसान के ऊपर कोई भी बता दे, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में उदाहरण के तौर पर ये सारी की सारी जो कटिंगें हैं, और भी बहुत सारी कटिंगें हैं, अगर हमारे जो विपक्ष के साथी हैं जो बोल रहे हैं उनको चाहिए तो मैं आपके पास कोरियर करवा दूंगा, कोरियर आ जाएगा कोई बात नहीं, कोरियर करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में इसका लगातार हमारी सरकार ने डीएपी की समस्या न रहे, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है और हर साल किसानों को पर्याप्त डीएपी हमने उपलब्ध कराया है। हमने यह भी ध्यान रखा है कि डीएपी सहित सभी तरह की खाद वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। हमने बेईमानी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस वर्ष प्रदेश में 185 छापे मारे गए हैं, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 8 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 16 मामलों में बिक्री केंद्र पर रोक लगाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे युवा साथी कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला साहब जी आरोप लगाया कि नवंबर में 2024 में 4,35,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत है। हमारा साथी है, युवा साथी है, माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी रखते नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, आप उसके पदचिन्हों पे ना चलें। आपकी लंबी राजनीति है आदित्य जी, आपकी लंबी राजनीति है। नहीं, हमारे आदरणीय कहा है मैंने, सर मैंने आदरणीय कहा, उसको आदरणीय कहा है मैंने। वो माननीय सदस्य है हमारी राज्यसभा का, हमारे राज्यसभा का माननीय सदस्य है जी मैंने आदरणीय कहा है जी। ठीक है जी, ठीक है, अवॉइड ठीक है, ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी और आज 13 नवंबर तक 1,70,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। ये मैं दोबारा इसको रिपीट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका मेरी आदरणीय है इस हाउस की गीता भुक्कल जी, जज्जर में डीएपी उपलब्ध न होने की इन्होंने भी बात कही है। मैं बताना चाहूंगा, जज्जर में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 4,455 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ये तथ्य हैं, आपके ही किसानों ने खरीदा है, आपके किसानों ने खरीदा है, क्योंकि हमारे कादियान साहब बैठे हैं, इसका भी हल्का जज्जर पड़ता है। आपने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है, विषय आया, उन्होंने जानकारी दी, मैंने जानकारी दी है, कोई बात, मैंने जानकारी दी है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से
32% अधिक डीएपी हमने झज्जर में गीता जी के यहां पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। भी पिछले साल इतना था, अब की बात इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्रिटिसाइज किया माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, मैंने जानकारी दी है, धन्यवाद करते हैं आप। नहीं ठीक है वो आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है आप प्लीज। और मजुआरे मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। आप टाइमिंग का ही बता रहा हूं। साल देखो ना, पिछले साल जो है 1/10/24 को ये आपका स्टॉक हुआ 53,000 था, इस पर 53,790, जबकि होना चाहिए 1 लाख टन। पीछे से आपने डिले किया लेने में, और डिले ही सेटल होगा। अब हफ्ते के बाद आप खाद मंगाओगे तो किसी को जरूरत नहीं है डीएपी की, फिर तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि डीएपी की हम बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, और मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि डीएपी की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में डीएपी डालना है, वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, जैसा भी पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं, परंतु हमने उसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। अब तो धन्यवाद करते हो, मैं कह रहा आज ही पहुंच गया। आप पता करिए। बहुत अच्छे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी डीएपी की उपलब्ध न होने की बात कही है, क्योंकि डीएपी सारा घूमता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। रब्बी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है, क्योंकि यूरिया की भी बात आई है बीच में कि यूरिया की भी क्या लाइन लगे। मैंने इस करके ये उत्तर देना ठीक समझा कि क्योंकि भ्रम निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमें सहयोग चाहिए। अभी माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है माननीय हुड्डा साहब, परंतु आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए। बिल्कुल आप हमारे आदरणीय हैं, और बहुत पिछले 15 सालों से आप विपक्ष में पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। आगे भी आप पूरा हमारा सहयोग करेंगे। बात सुनो, 10 साल हुए हैं, कोई बात नहीं जी, तो 14 साल भी मिल जाते भाई। आगे भी हम तो आपसे आगे भी सहयोग मांग रहे हैं, भी आप हमारा आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में पहुंच चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,46,000
4,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नरेश सेलवाल जी, विधायक महोदय जी, क्षतिपूर्ति की बात की इन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं मिला। उसके बारे में बताना चाहूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2005 से 2014 तक किसानों की फसल का जो खराबा हुआ है, उस खराबे की राशि, हम ये नहीं कहते हैं कि आपने दिया नहीं, आपने दिया है। सेलवाल साहब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए सर, बैठ जाइए, सुन लो, कोई बात। हमने ये नहीं कहा कि आपने दिया नहीं है, आपने दिया है। आपने दिया है 1158 करोड़ रुपया, 1158 करोड़ रुपया 2004 से 2014, जबकि हमारी सरकार ने 2014 से 2024 14,860 करोड़ 29 लाख रुपए हमने इन 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल के खराबे की क्षतिपूर्ति का डायरेक्ट डीबीटी से उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। सेलवाल साहब, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप चुन करके शायद पहली बार आए हैं और जानकारियां आप तक रहनी चाहिए। दूसरी बार आए हैं, फिर जानकारियां अधूरी थी। बीमा के अंदर भी अगर कोई फसल का खराब है, किसी की टेक्निकल कोई दिक्कत होगी, दूर करेंगे, हमारे ध्यान में आएगा, दूर करेंगे ना। हम बैठे हैं ना, दूर करने के लिए बैठे हैं, हम तुरंत उसको दुरुस्त कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना के तहत डीएपी, जो यूरिया की बात कही गई, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, न डीएपी की कमी है, न यूरिया की कमी है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। और इस योजना के तहत हमने कुछ योजनाएं भी इसके अंदर हमने चलाई। मैं अपने विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहूंगा, अखबार के अंदर तो जी कोई भी बोलते, मैं बोलती हूँ, उनकी मजबूरी है, छापना वो छापेंगे जी। हमारा कोई विधायक या आपका कोई विधायक कह दे वो छापेगा, उसकी मजबूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 14 तारीख को आज एक रैक भिवानी 7 रोड माननीय अध्यक्ष जी उतर रहा है, जो भिवानी के लिए और हिसार के लिए है, और कैथल के लिए एक रैक और उतर रहा है। और कल जो मैंने बात की है, एक रैक सोनीपत के अंदर और पानीपत के लिए कल उतर रहा है। सिरसा और फतेहाबाद और हिसार के लिए भी एक रैक और उधर उतर रहा है। जींद के लिए एक अलग से रैक आ रहा है। नहीं, लगातार आ रहा है जी, लगातार आ रहा है। हमने कहा है कि कमी नहीं है। अभी मैं आगे भी आपको बताना चाहूंगा, 16 तारीख को करनाल और 7 रोड, पलवल, कोरी, यहां पर भी खाद पहुंच रहा है, क्योंकि कमी नहीं है, वो सर्कुलेशन के अंदर है। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय सदस्यों को भी इस बात के बारे में पूर्ण रूप से मालूम है कि खाद हमारे यहाँ नहीं बनता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। इनको भी मालूम, इनके समय के अंदर तो खाद की किसान की तरफ ध्यान नहीं रहता था। आंख तब खुलती थी जब किसान खड़ा हो जाता था लाइन में आकर के। हम तो पहले व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था अब भी कोई कमी नहीं है व्यवस्था के अंदर हमारी। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, खाद की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का सिस्टम खड़ा कर दिया गया कि पता नहीं खाद की कितनी कमी है।
कोई कमी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी खाद की। और मैं हमारे आफ्ताब जी और हल्का नूह के मामन खान जी, इन्होंने सेमग्रस्त की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बात कही है माननीय अध्यक्ष जी। सरकार ने क्या काम किया है पिछले 10 वर्षों में। मैं चौधरी आफ्ताब जी को भी और मामन खान जी को भी, देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, मेरे अंदर कोई विषय नहीं है, कोई वैसा कोई बात नहीं है। ईमानदारी से आप दोनों खड़े होकर के एक बात बता दीजिए कि 2014 से पहले का नूह और 2024 का नूह आपको कुछ अंतर नजर आया या नहीं आया, तो उसके अंदर जरूर बताइए। ग्रीनरी के अंदर भी बताइए, कामों के अंदर भी बताइए, रोड के अंदर भी बताइए। ये परंतु आप ये मत कहिए भी कुछ नहीं हुआ है, ये मत कहिए, ये मत, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, आप ये मत कहिए, क्योंकि आपने तो लाइन मार दी लाल, एकदम कह दिया, कहा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वही बात है, मैं आपको बताना सेमग्रस्त के लिए जो, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3123 एकड़ सेमग्रस्त भूमि का सुधार किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष जी, नूह के अंदर मेवात जिला में। खराब पानी को जमीन से निकालकर ड्रेन में डालने के लिए 47 सोलर पंप लगाए गए हैं, 47 सोलर पंप लगे हुए हैं जो, और इसके अतिरिक्त 8,950 एकड़ भूमि सुधार के लिए हमने योजना खड़ी कर दी है। हाँ, इसको जल्दी कर देंगे ना जी, फिर आप तो नहीं आफ्ताब जी देखिए समय तो लगता है ना जी, समय तो लगता है ना जी, जब नहीं देखिए अब जल्दी हो जाएगा। ये टेंडर भी हो चुके हैं, ये सारा टेंडर हो चुका है, जल्दी हम करेंगे, हम जल्दी करेंगे। परंतु 151 सोलर पंप और लग रहे हैं, हाँ अभी लग रहे हैं, उसका टेंडर हो गया जी, टेंडर हो गया उसका। आपकी उस समस्या का समाधान कर रहे हैं साहब, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूंगा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी की लाश के ऊपर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे माननीय हुड्डा साहब जी और माननीय अशोक अरोड़ा जी, रघुवीर कादियान जी ने तो बहुत ही मार्मिक, और आदित्य सुरजेवाला जी ने तो बड़े मार्मिक तरीके से इस विषय को उठाया। आदित्य सुरजेवाला तो कहा कि मैं घर भी जाके आया हूं, बच्चों को भी मिला हूं, बच्चों से भी बात की है। देखिए हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का उस परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर हम उनके दुख के अंदर शामिल हैं। जो दुख उस परिवार का है वो मेरे परिवार का दुख है, वो किसी और का दुख नहीं है माननीय अध्यक्ष, हमारे परिवार का नहीं। माननीय हुड्डा साहब कहा गया, मैं अभी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, राम भगत पुत्र श्री किरदार सिंह निवासी भिखेवाला जिला जींद द्वारा आत्महत्या करने का मुद्दा उठाया गया है। हमें बड़ा दुख है कि श्री राम भगत पुत्र श्री किरदार सिंह ने 6 नवंबर को कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर दी। परंतु यह और भी दुख की बात है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देने का पूरी कोशिश की गई। माननीय अध्यक्ष जी, हमने वहां पर रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड के अनुसार जो मृतक है राम भगत के नाम कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, भिखेवाला में नहीं है। उनके पिता श्री किरदार सिंह के नाम गांव भिखेवाला में 3 कनाल कृषि है, 3 कनाल और 125 गज गैर मुमकिन जमीन है। माननीय अध्यक्ष जी, राम भगत पुत्र श्री किरदार सिंह ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी कोई पंजीकरण नहीं है,
जहां तक डीएपी की उपलब्धता की बात है, भिक्खे वाला गांव दनौदा पैक्स में पड़ता है माननीय अध्यक्ष जी। ये भिक्खे वाला गांव है जो वो दनौदा पैक्स में पड़ता है और दनौदा पैक्स में 1 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक प्रतिदिन कम से कम 1200 बैग डीएपी के उपलब्ध थे। उस समय तक वहां पर उपलब्ध थे, कोई कमी नहीं थी। 1200 बैग वहां पैक्स के अंदर उपलब्ध थे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, जिस दिन राम भक्त ने आत्महत्या की उस दिन वहां 600 से ज्यादा बैग डीएपी के किसान लेकर के गए, उन्होंने खरीदा है उस दिन 600 से ज्यादा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको राजनीतिक रंग दिया गया और घर चले गए, घर जाकर के बैठ गए, घर जाकर के कहने लगे कि ये तो खाद की लाई। इस मामले में 7 नवंबर को पुलिस स्टेशन उकलाना में एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर के अंदर ये एफआईआर की कॉपी दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एफआईआर की कॉपी के अंदर उसके मामा का लड़का है, उसका नाम है सतबीर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, उसका मामा सतबीर सिंह वो एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर दर्ज करा करके क्या लिखता है, ये एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि यह नाश मेरे भांजे राम भगत की है। नाश डेड बॉडी को बोलते हैं। जो मेरे भांजे राम भगत की मौत मानसिक परेशानी के कारण कीटनाशक दवाई पीने की वजह से हुई है। इस घटना में किसी का कोई कसूर नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा है कि आप इसको जरूर अवश्य वेरीफाई करना चाहिए, देखना चाहिए। ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि हम आपके सहयोग से, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का हमें सहयोग चाहिए। हमारे आदरणीय हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।